सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। दोस्तों, भारतीय संस्कृत का ये श्लोक मूल मंत्र है। भारतीय संस्कृत ने अपने दर्शन के अंदर ऐसे तत्वों को समाहित किया है कि वो संपूर्ण संसार के कल्याण की भावना रखते हैं, और ये हमारे उनके दर्शन से स्पष्ट नजर आता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी संसार के सारे लोग सुखी हुए, इस तरह की कामना की। हमें ये समझने की जरूरत है कि भारतीय संस्कृत के अंदर ओतप्रोत जो नैतिक या धार्मिक मूल हैं, वो दरअसल सनातन से जुड़े हुए हैं, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। कालांतर में आज उसका प्रचलित रूप हिंदू धर्म हो गया है। जैसा कि बुद्धिजीवी समाज ये अच्छी तरीके से जानता है कि हिंदू होने का क्या तात्पर्य है, या किसको हम हिंदू धर्म कहते हैं। इसके बारे में भी हम कभी चर्चा करेंगे। आज मेरा विषय इस बात पर है कि जो देश पूर्व मानव जात के लिए कल्याण की बात करता हो, उसका उद्घोष ही है प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व कल्याण हो। ऐसी देश की संस्कृति ने सब कुछ अपने में समाहित कर लिया है। इस भारत भूमि में विभिन्न तरीके के सारे धर्म फले फूले, सब के सब सनातन से निकले और अपनी एक अलग पहचान बनाने में लग गए। वो अलग पहचान इस्लाम की भी है। भारत में रहने वाला मुसलमान कभी सनातनी ही था। यहाँ पर बौद्ध धर्म भी है, सिख धर्म भी आया। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म का उद्भव हुआ। जैन भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं। अब आप बताएं कि ऐसा कौन सा देश है जिसपे सारे धर्मों को अपनी स्वतंत्रता के साथ विकसित होने का मार्ग मिला है। देश के आजाद होने के बाद एक नए तरीके का भारत का निर्माण चालू हुआ। पाश्चात्य जगत से प्रभावित हुए नए भारत के शिल्पकारों ने नए तरीके से देश को गढ़ने का काम किया, उसको एक नया रूप दिया। उसमें चाहे महात्मा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, या भीमराव अंबेडकर जी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं, और श्री अरविंदो भी हैं। पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने का काम करने वाले स्वामी विवेकानंद जी भी हैं। मगर एक वामपंथी सोच के तहत के रूप में भी भारत को आगे ले जाने के लिए
एक सोच ने काम करना चालू किया, और इस सोच की वजह से शायद हमारे अंदर, हमारे देश में हमारी जो जड़ें थी, उसकी जो भारतीयता थी, वो धूमिल होने का काम चालू हुई और हमने एक नया रूप देना चालू किया। शायद हमारे संस्कृत के जो सनातन मूल्य थे, जो मानव जाति के थे, उसमें गहन अध्ययन और चिंतन नहीं हुआ। आज के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया परिवर्तन का दौर चालू हुआ है। 400 वर्षों के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। लंबे समय के बाद देश के अंदर ही लड़ना पड़ा, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, जबकि सभी को सत्य मालूम है कि राम अयोध्या में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, शिव काशी में नहीं होंगे तो कहाँ पर होंगे। फिर भी लड़ाई जारी है। देश के अंदर ही जो हमारे देश के ही लोग हैं, जो कभी सब पे सब शिव भक्त हुआ करते थे, या कभी राम भक्त होंगे, उन्हीं की पीढ़ियां हैं, फिर भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अन्याय का संकेत देता है। हम उसको माने या ना माने, मगर ये लगता है ये गलत है, और जिसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मगर लड़नी पड़ेगी। आज जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, लोगों में एक नई तरह की क्रांति, संचार और उत्साह हुआ, और इस राम मंदिर के निर्माण में एक लंबा संघर्ष चलने का परिणाम स्वरूप आज ये देखने को मिला। मगर राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में ऐसा प्रतीत हुआ कि इसके पीछे जो कुछ भी है, सब कुछ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी ने ही किया है, नरेंद्र मोदी जी। निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक अलग दिशा की तरफ मोड़ दिया है, और ये उनका संकल्प ही है। लोग उनसे सहमत हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, होंगे भी नहीं, मगर वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी इस राष्ट्र या देश के प्रति सोच है, उन्होंने अपनी सोच समझ के आधार पे राष्ट्र को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। आप उनसे सहमत हो सकते हैं, नहीं सहमत हो सकते हैं। जैसा अगर कोई ये सवाल मुझसे पूछे तो मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत से उनके ऐसे कार्य हैं जिनसे मैं बहुत सहमत हूँ। ये देश, ये राष्ट्र एक परिवार के रूप में 140 करोड़ का है, और ये किसी एक व्यक्ति की सोच से नहीं चल सकता है। उसकी निष्ठा, आस्था राष्ट्र निर्माण के लिए हो सकती है, मगर जब तक हमारे देश का एक एक व्यक्ति उस संकल्प में अपना सक्रिय योगदान नहीं देगा, तब तक हमारा ये देश, राष्ट्र एक राष्ट्र के रूप में नहीं उभरेगा। मैं दूसरी बात इसके साथ और जोड़ूंगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो नरेंद्र मोदी जी से के चरित्र में
या जैसे उनके व्यवहार में वो हम पसंद नहीं करते। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जब भी नरेंद्र मोदी जी सीमाओं में हमारे सैनिकों भाइयों के साथ मिलते हैं, उनसे गले मिलते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे सैनिक भाइयों का मनोबल कितना उच्च शिखर पर पहुंचता है। उन सैनिक भाइयों का जो अपने पूरे जीवन को देश की रक्षा सुरक्षा के लिए खपा देते हैं और सीमाओं पे इस देश के लिए बलिदान हो जाते हैं, उनका सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे दिल से किया है। इसके लिए मैं उनको कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप उनकी कितनी भी आलोचना कर सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, मगर आप ये सवाल नहीं उठा सकते हैं कि वो राष्ट्रभक्त और देशभक्त नहीं है। इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए उनके अंदर कूट कूट करके भक्ति भावना भरी है। मगर एक व्यक्ति अपनी सोच के तहत जो सबसे अच्छा समझता है वो करता है। मगर हम जब उस चरित्र को बाहर से देखते हैं तो हमें उसके अंदर बहुत सी कमियां भी नजर आती हैं, क्योंकि उस चरित्र को हम बाहर से देख रहे हैं, उसके अंदर से नहीं देख रहे हैं। उसके अंदर का देखना उसका खुद का अपना होता है, और हम भी अपने अलग तरह के मूल्यों से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। हमारी अपनी खुद एक सोच निर्मित हो चुकी होती है। हम अपने उस सोच के खांचे में किसी भी दूसरे चरित्र का मूल्यांकन करते हैं। इसी तरह से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मूल्यांकन करते हैं। मैं भी इसी तरह से सोचता हूँ। उनकी एक चीज जो घातक हुई है वो मुझे ये समझ में आती है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश में या पार्टी के अंदर नेतृत्व को जमीनी स्तर पे खत्म कर दिया। जमीनी स्तर पे नेतृत्व विहीन हो गया। देश के लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी जी को जाना, नरेंद्र भाई मोदी जी को चुना, मगर नीचे जो नेतृत्व की या लीडरशिप की जवाबदेही थी वो खत्म हो गई। लोग उससे दूर हो गए। स्थानीय स्तर पर जो हमारे सांसद विधायक कुछ भी होते हैं, उन्होंने अपने कर्तव्यों के प्रति तिलांजलि ले ली, लोगों से दूर हो गए। और तब लोगों को लगने लगा कि जो जिस तरह से कहते हैं ना कि सूर बहुत दूर है, चंदा बहुत दूर है, उसको कैसे पा पाओगे, उसे कैसे छू पाओगे। ये बड़ी दूरी बन गई, बहुत बड़ी दूरी बन गई। शासन प्रशासन जो एक अपनी तरह का उसका चरित्र है, व्यक्तित्व है, प्रकृति है, उसी के हिसाब से काम करता है। कभी कभी ये लगता था कि अगर शिखर में बैठा हुआ व्यक्ति ईमानदार है तो नीचे भी चीजें सुधर जाएंगी। थोड़ा तो असर हुआ, मगर बहुत कुछ नहीं बदला। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने भी संकल्पित हों, कितना भी दृढ़ता के साथ सोचते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे देश से खत्म हो जाए, हमारे शीर्ष पे बैठे हमारे नेतृत्व ने कितने बार भी अपने संकल्प व्यक्त किए हों, मगर भ्रष्टाचारियों ने अलग अलग तरीके से अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। हम सब लोग उससे जुड़े हुए बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप सब लोग भी जानते हैं। पार्टी से जुड़े हुए लोग हों या किसी दूसरे भी दल में हों, विभिन्न दलों में भ्रष्टाचार की सब अपने अपने तरीके से उसमें ग्रसित हैं, व्याप्त हैं। और ये जो भ्रष्टाचार है, ये सबसे ज़्यादा सबसे कमजोर व्यक्ति को प्रभावित करता है। और हमारे देश में कमजोर व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है।
वो निराश हो जाता है, जीवन के प्रति निराश हो जाता है, उसकी आस्था खत्म हो जाती है कि सब कुछ बिकता है। अगर आपके पास पैसे तो कुछ भी कर सकते हो, शासन प्रशासन न्याय सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है। लोगों को जीवन में भ्रष्टाचार एक बड़ी मूल समस्या बन करके खड़ा हुआ है और लोगों का जीवन के प्रति जो एक आशा है वो निराशा में बदल जाती है। ये एक बहुत बड़ा घातक हो गया है लोगों के लिए और हमारे देश की विकास के लिए भी। लोगों के अंदर लगातार घुटन बनी रहती है और वो घुटन प्रतिक्रिया के रूप में लेती है और प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि आपके कई अच्छे कार्य भी होंगे उनको भी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है अभी भी। राजनीति ने जातिवाद को इतना मजबूत कर दिया है कि अब हम जात के आधार पे ही सब कुछ करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी ये कहा कि अगर मुझसे कोई पूछे या कहे कि आप सबसे बड़ी चीज़ आपको ऐसी कौन सी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में आपको प्रभावित करती है, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, वह है उनकी राष्ट्र और देश के प्रति उनकी निष्ठा, उनका संकल्प, उनका जीवन इस राष्ट्र और देश के लिए। इस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, उनकी देशभक्ति पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये अलग विषय है कि हम विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े होंगे और उसके आधार पे हम उनकी आलोचना करेंगे, उन पे आक्रमण करेंगे, मगर आप निष्पक्ष चिंतन करके देखिए उन्होंने अपने आप को इस राष्ट्र के लिए खपाया, निश्चित तौर पे खपाया है, मगर वो परफेक्ट वो भी नहीं है। इसलिए उनकी कुछ बुराइयां भी हैं जो हमको नजर आती हैं और हम देखते हैं कि ये गलत हुआ। जैसे ये लगता है कि उन्होंने अपने मनचाहे नेतृत्व को नहीं, क्लर्कों को बैठा दिया और जो समाज से, इथॉस से, कल्चर से उठा हुआ नेतृत्व विकसित हुआ था उसको ख़त्म कर दिया और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि अब लोग बीच में अटक से गए हैं, कोई जवाबदेही नहीं तय हो पा रही है। जिनको हम जन प्रतिनिधि कहते थे अब वो जनता के प्रतिनिधि रहे ही नहीं। किसके पास जनता जाएगी, किससे क्या बोले, क्या कहे, लोग निराश, ये एक बड़ा कारण है। इसलिए जब भी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सैनिकों के साथ गले मिलते हुए देखता हूं तो मेरा हृदय द्रवित हो जाता है, बड़ा सम्मान बढ़ जाता है, बड़ा गौरव बढ़ जाता है। आप कल्पना करके देखिए कि हमारे वो जो सैनिक भाई अपने परिवारों से दूर रहते हैं और देश के लिए अपना जीवन देते हैं, और हम भारत के लोग देश के अंदर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होते हैं। कितने समय के लिए कितना क्या चाहिए, नहीं, कोई भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अपने अपने तरीके से चीजें चलती ही रहती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचारी, वो देश प्रेमी नहीं है। देश प्रेमी है, वो भी अपने तरीके से देश प्रेमी है, मगर जो भ्रष्टाचारी है, जिसने सारी सीमाएं लांघ दी हैं, वो देश प्रेमी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। दरअसल नेतृत्व वो है कि जो एक आदर्श के रूप में अपने आप को स्थापित करता है और उसका लोग अनुसरण करते हैं। नेतृत्व को, और नेतृत्व को वो 100% साफ सुथरा देखना चाहते हैं। नेतृत्व पे उनको एक भी दाग मंजूर नहीं है। आप विचार करके देखिए, हजार कमियां हमारे अंदर हो सकती हैं, मगर हम अपने लीडर पे, अपने नेता पे, अपने आदर्श पे एक भी दाग पसंद नहीं करते हैं, ना कर सकते हैं। वो नेतृत्व होता है। मगर आज जातिवाद के नेतृत्व हो गए हैं। हम सब लोगों ने
एक विशेष जात का मानते हैं अपने आप को, और अगर हमारी विशेष जात का ही नेता है तो विशेष जात के लिए ही वोट करते हैं। ये देश के लिए घातक है। ये हमारी कबीलाई सोच है। ये हमारे कबीले का सरदार कौन है। अगर ऐसा होता तो हमारे देश को लगभग 550 रियासतें छोड़ने वाले राजा महाराजा एक न कर सके होते। सरदार पटेल जी ने देश को एक किया। सारे राजाओं ने अपनी रियासतें छोड़ दी, नहीं तो इसी तरह कबीले रहे हुए होते और सारे राजा एक दूसरे से लड़ते रहते, अलग अलग तरीके से बना रहता। देश आज़ाद कैसे होता। अंग्रेजों से तो आज़ाद हो चुका था, मगर अखंड भारत का निर्माण कैसे होता, नहीं हो सकता था। मगर परिवर्तन स्वीकार किया। मगर आज एक अलग तरीके का दौर चालू हो गया है, और वो दौर इस तरह का चालू हो गया है कि हमने जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान किया, आज उनको गाली देने का दौर चालू हो गया है। हम अभी 10, 20, 25, 50 साल के जो हमारे राजनीतिक दल उभरे हैं, वो कितने भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हों, उनके नेतृत्व को हम ईश्वर मान लेते हैं। तो कितने भी भ्रष्ट, कितने भी गलत हो, वो हमारे ईश्वर हो जाते हैं। और फिर हम किसी दूसरे समुदाय विशेष के महापुरुषों को गालियां देने का काम करते हैं। मैं बुद्धिजीवियों से, देश के बुद्धिजीवियों से ये अपील करना चाहता हूं कि हमारा कर्तव्य क्या है, क्या है हमारा इस राष्ट्र और देश के प्रति कर्तव्य। पढ़े लिखे समझदार लोगों को बाहर आना होगा और उनको नए सिरे से देश को एक करने के लिए, एक सूत्र में पिरोने के लिए काम करना होगा। खुले मन से स्वीकार करना होगा जो हमारी कमियां थी उनको दूर करके हमें राष्ट्र को एक करने के लिए एक साथ खड़ा होना होगा। और हम इस जाति और धर्म के द्वारा संघर्ष करने वाली जो विशेष तरह का एक वर्ग हमारे देश के अंदर पनप रहे हैं, इनसे हमें उबरना होगा। और ये तभी संभव है जब हम इस राष्ट्र को एक मानेंगे। अगर हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, तब ये हमारे मायने नहीं रखते, ये संकीर्णताएं मायने नहीं रखती हैं। जब कोई भी हमारे देश को, राष्ट्र के प्रति कुछ भी गलत बोलता है, तो भारत का रहने वाला एक एक नागरिक का खून खौलता है। जब ऐसा होता है तब क्यों संभव नहीं है कि हम उसी राष्ट्र के लिए एक हों, उसी देश के लिए एक हों। देश जब जिंदा है तो वो राष्ट्र है, जीवित देश ही राष्ट्र है। जब हम अपने राष्ट्र के प्रति भावनात्मक भाव के साथ खड़े होंगे, हम उसको भारत माता कहते हैं। अब आप सोचिए, विचार करिए, हमको जन्म देने वाली हमारी मां हमारे प्रति इतना अनन्य प्रेम रखती है कि हम जीवन पर्यंत, हमको पता नहीं चलता है कि हम अपनी मां के गोद में ही हैं, और वो प्यार प्रेम हमें मिलता ही रहता है। कुछ भी हो, मगर मां के प्यार में ना मां की तरफ से कोई कमी होती है, और बेटा भी उस प्यार को, प्रेम को महसूस करता है, अपनी मां की गोद में पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करता है। हमने इस भारत भूमि को भी मां का दर्जा दिया है। दर्जा देने का मतलब नहीं है, हम उसके भावनात्मक तरीके से इसको मां मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि भारत भूमि में हमारा भरण पोषण, पालन पोषण, सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ हमें इस भारत भूमि से मिल रही है। इसलिए हमारी ये भारत माँ है। इसलिए हमने इसको माँ की तरह सम्मान और गौरव दिया है। इसलिए हमारी ये जो भारत भारती है, इसके लिए हमारा हृदय पूर्ण रूप से समर्पित है और समर्पित होना चाहिए। जिस दिन हम अपने देश को, भारत को
भारत माता मान के चलेंगे, माँ मान के चलेंगे, तो उस दिन पता होगा, हमारे अंदर ये भाव भी होगा कि हम सब लोग एक हैं, हम सब इसके ही पुत्र हैं, हमारे सारे इसके ही हम सब लोग भाई हैं। तो फिर हमारे इस राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है? राष्ट्र के प्रति इस राष्ट्र ने जो सब कुछ हमको दिया है, हमारा जीना, हर तरह की सारी चीज़ें हमें, हवा पानी सब इस राष्ट्र से है, तो हमारा कोई ऋण भी बनता है कि जो इस राष्ट्र के लिए करना है, तो हमारा ऋण चुकाने का भी एक काम है। तो राष्ट्र ऋण हमारा क्या है? क्या है हमारा राष्ट्र ऋण जिसको हमें चुकाना चाहिए? हमारा राष्ट्र ऋण यही है कि हम देश की समृद्धि, देश की एकता, देश की अखंडता, देश का गौरव, देश के सम्मान के लिए अगर हमें किसी भी तरह का कोई भी बलिदान देना पड़े, हमें देना चाहिए। और वो तभी संभव है कि जब हमारे अंदर ये संकल्प आ जाए कि मैं किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार ना करूंगा, ना होने दूंगा। भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ रुपया पैसा से ही नहीं है। भ्रष्ट आचार, भ्रष्टाचार का क्या मतलब? हमारा खुद का चरित्र। जब हम चारित्रिक रूप से पतित हो जाएंगे, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे, तब हम भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। जैसे एक सैनिक सीमाओं पर खड़ा होकर के बलिदान के लिए संकल्पित रहता है, वो अपने चरित्र का, अपने आचरण का पूर्ण निर्वहन करता है, वो चरित्रवान व्यक्ति है, इसलिए वो भ्रष्टाचारी नहीं है, सदाचारी है। मगर उसी सीमा में खड़ा हुआ कोई जवान दुश्मनों से अगर मिल जाता है तो वो भी भ्रष्टाचारी है, वो गद्दार है, देशद्रोही है, वो भ्रष्टाचारी है। इसी तरह अगर कोई अध्यापक अपने शिष्यों के, बच्चों के प्रति पूर्ण निष्ठा से इस तरह से अध्ययन नहीं कराता कि ये मेरे देश का भविष्य है, इसे मुझे निखारना है, इसे बनाना है, अगर इस भाव से कार्य नहीं करता तो वो फिर भ्रष्टाचारी है। उसने, अध्यापक ने वो अपना रोल ही नहीं किया जो उसका कर्तव्य था, करना चाहिए था। इसकी जरूरत है, और ये जरूरत कैसे पूरी होगी? हम सबको निकल के बाहर आना होगा और इसको एक जागरूकता के रूप में हमें लोगों के बीच में खड़ा होना, और ये बुद्धिजीवी समाज को करना होगा। बुद्धिजीवी समाज विश्वविद्यालयों में बैठ करके किताबों में, बड़ी बड़ी किताबों में, बड़े बड़े डिबेट मीडिया में, और उसमें अपनी बातें करता रहता है। उसको बिल्कुल एक्टिव होकर के समाज में आना चाहिए, नहीं तो ये समाज हमारा विभिन्न रूपों में, खंड खंड में बटेगा। ये ठीक नहीं है। जिस तरह की हमें कबीलों में बांटा जा रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हमारे आने वाले वर्ग संघर्ष की तैयारियां हो रही हैं। छोटे छोटे दल जात के आधार पर दल बन रहे हैं, और फिर उनकी किसी भी बड़े दल से मोल तोल चलता है, और किसी भी तरह से सत्ता में आने के लिए हम उनको वरीयता देते हैं, यानी एक जात विशेष का पूरा वोट चाहिए, तो हम उसको जात विशेष का नेता मानते हैं, और वो पूर्ण रूप से चरम सीमा में भ्रष्टाचार करता है, और हम खीसे निपोरते हैं। शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के नेता जो बैठते हैं और वहां पर किसी भी तरह के कुछ भी बोलते हैं और हम ताली बजाते हैं। वाह वाह रे बुद्धिजीवियों! हम सब लोग जो बड़े अपने आप को समझदार समझते हैं, वो ये सोचते हैं अरे इससे क्या होने वाला, कुछ भी नहीं हो सकता है, अरे कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस भारत भूमि में आप क्यों हो? जिस राष्ट्र से सब कुछ मिल रहा है आपको, जिस राष्ट्र की बदौलत जिसमें जीवित हो, सुरक्षित हो, तो आपको तो फिर कोई हक नहीं बनता है कि इस तरह के जोकर अगर राजनीति में आ जा रहे हैं तो इन जोकरों के लिए आप राजनीति में अपना वोट करते हो, और घर में बैठे बैठे गाली देते हो, कोसते हो, ये गलत है, वो गलत है। दरअसल गलत आप खुद हो, क्योंकि आपके अंदर जो कायरता घुस गई है, आपके अंदर वो जो कायरपन आ गया है कि हम गलत का विरोध नहीं करेंगे, मेरा नुकसान होगा। ये जो मेरा नुकसान है, नुकसान तो आपका हो ही रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपका, मतलब सबका हो रहा है, सारे समाज का हो रहा है। मगर हम गलत के प्रति मुखर नहीं हो रहे हैं। हमें मुखर होना होगा, गलत के प्रति मुखर होना होगा।
आप सोचिए, चाहे जिस तरह से जिएंगे, मगर जिंदगी कौन से पल में कौन सा मोड़ लेगी, कब हमारा शरीर छूट जाएगा, इसका कुछ पता नहीं। जब ये तय ही है तो फिर आप किस चीज से कायरता है? कुछ भी हो, अगर ऐसा हुआ होता तो भगत सिंह कभी फांसी पे नहीं चढ़े होते। आज जानने समझने की जरूरत है। भगत सिंह की कितनी पीढ़ियों ने अपने आप को खपाया है, आप जरा जानेंगे? आज भगत सिंह का नाम तक हमारे युवाओं को ज्यादातर पता नहीं है। भगत सिंह के पीढ़ियों का इतिहास क्या जानेंगे? उसके पिताजी, दादा, परदादा पीढ़ियां खपा दी इस राष्ट्र के लिए, तब कहीं भगत सिंह आया है। आज बताइए कितने लोग हैं जो भगत सिंह बनने को तैयार हैं? ये आज इस देश के लिए जरूरत है। आज फिर से ये देश के लिए जरूरत है कि हमें आज भगत सिंह चाहिए जो पूर्ण निष्ठा और सत्य के साथ इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान देने के लिए तैयार हों। यहाँ पर सब तरह की विभिन्न विचारधाराओं के जननायक पैदा हुए, वो राम मनोहर लोहिया हों, जयप्रकाश नारायण हों, महात्मा गांधी हों, विनोबा भावे हो, सुभाष चंद्र बोस हों, स्वामी विवेकानंद हों, दयानंद सरस्वती हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, इस तरह के अनगिनत महापुरुष हुए हैं। मगर अब वो महापुरुष जात विशेष के बने जा रहे हैं। किसी भी महापुरुष ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। जो उन्हें उस समय के गलत लगा, जो गलत था, उसके खिलाफ आवाज उठाई। जिस दिन हम अपने आप को उस समूह या उस जात या उस धर्म विशेष में रखकर देखते हैं तो फिर लगता है कि ये तो गलत हो रहा है। तो ये सोच के चलना होगा कि बात यहां से तय होती है कि भाई मैं अपने आप को क्या मानता हूं, मैं अपने आप को कौन से खांचे में खड़ा करके क्या देखता हूं और क्या मानता हूं कि मैं कौन हूं, मेरा धर्म क्या है, मैं किस जात का हूं। बात यहां से चालू होती है। तो जब हम अपने आप को पहले ही एक विशेष खांचे में रख लेते हैं, फिर उसी खांचे का नेतृत्व ढूंढते हैं और उसी नेतृत्व में सही या गलत कुछ भी हो उसके अंधभक्त हो जाते हैं और उसी नेतृत्व के साथ खड़े होते हैं। यहां पर अंतर करना सीखना होगा। इस अंतर को समझना होगा उस राष्ट्र के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित तौर पे एक लंबे समय में ऐसा हमारा देश बंटेगा कि पहले धर्म धर्म में लड़ाई होगी, फिर जातियों जातियों में लड़ाई होगी और हिंसा होगी। क्योंकि मूल समस्या हमारी आर्थिक है, गरीबी है, मान सम्मान अपमान है। हम सबको बराबर से बिना किसी भेदभाव के मान सम्मान की जरूरत है। निश्चित तौर पे हमको आर्थिक समृद्धि की जरूरत है और उसमें किसको कितना क्या जरूरत है इस पे भी विचार करके करना होगा। एक बड़ा वर्ग एक विशेष योजना का अगर सिर्फ समर्थन ही करता रहेगा तो हो सकता है कि वहां भी अन्याय हो जाए। इसलिए न्याय अन्याय पे हमें ध्यान से सोचना विचारना होगा और जो निर्णय होता है उसको हमें जनमानस पे लेके जाना होगा, समझाना होगा। इसलिए पढ़े लिखे समझदार लोग बाहर निकल के आए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए बाहर निकल के आए और ये तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। इस राष्ट्र के लिए एक करने के लिए, एक समृद्ध करने के लिए, इस राष्ट्र के लिए, और ये सभी का राष्ट्र है जिसने इस देश में जन्म लिया है। ये देश मेरा है, आपका है, हम सबका है। फिर ये कौन सी चीज है कि मैं कौन सी संकीर्णताओं में अपने आप को जकड़ता हूं, इससे हम निकल करके बाहर आए। आज फिर से एक अलग तरीके की क्रांति की जरूरत है और वो क्रांति की जरूरत यह है कि राष्ट्रीय अस्मिता की। आज हमें राष्ट्रीय अस्मिता को पुनः स्थापित करना होगा
और राष्ट्रीय अस्मिता है हमारी एकता, एक सूत्र में बंधे रहने की है, हमारी देश की अखंडता। मगर इस देश का सबसे बड़ा जो गलत है वो है जातियों में देश का बटा होना, विभिन्न जातियों में ऊंच नीच में। आज भी ऊपर नीचे वाली जो ये बात है, ये राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। इसका हमें पुरजोर विरोध करना होगा। ये ऊंच नीच का जो है शिखर कम ज्यादा, इसका हमें पुरजोर विरोध करना होगा। ये सही नहीं है। हर इंसान एक है, सब कुछ एक है। जब सारी संतानें सब उस परमपिता परमात्मा की लोग जो मानते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं उसकी है, तो फिर हम में भेद कैसे किए जाएंगे? किसी जात विशेष से किसी चीज का वर्चस्व कैसे हो सकता है? ये स्वीकार नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। इसके खिलाफ हमें संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। आज एक विज्ञान, कोई एक तकनीकी है, क्या वो कोई अंतर करती है क्या? आज जिस तरह से मैं इसमें आपके सामने बात कर रहा हूं, उस तकनीकी का प्रयोग कर रहा हूं, इस तकनीकी ने किसी को छोड़ रखा है क्या कि कौन सी जाति, कौन से धर्म का व्यक्ति इसका प्रयोग करेगा या नहीं करेगा? कोई भेद नहीं किया हुआ है। इसी तरह से आने वाला जो समय है विज्ञान का, ये विज्ञान का ही समय है, विज्ञान का ही युग है। वो विज्ञान कहाँ कोई अंतर रखता है? उसके होने वाले लाभ हम सबको मिलते हैं, पूर्ण रूप से मिलते हैं, सबके लिए मिलते हैं। उसने कोई अंतर नहीं किया। इसीलिए प्रकृति में होने वाले जितनी भी चीजें वो सबको प्रभावित करेंगी। कोई भी किसी भी समाज विशेष का हो, किसी धर्म विशेष का हो, सबको प्रभावित करेंगे। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम इंसान मानव बनकर के सोचें और एक श्रेष्ठ, समृद्ध, सशक्त राष्ट्र को बनाने के लिए अपना जीवन का इसके लिए समर्पित करें। भगत सिंह स्वयं बनिए, आज जरूरत है। अब जरूरत हो गई है भगत सिंह बनने की। पुरानी तरह से कहते हैं, हाँ भगत सिंह तो सबको चाहिए, लोग जैसे कहते हैं, मगर पड़ोसी के घर में जन्म लेना चाहिए, मेरे घर में नहीं होना चाहिए। खुद भगत सिंह बनो। अरे ये क्या जिंदगी है? रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, बस इतना ही। रोटी कपड़ा और मकान से आप संतुष्ट हुए हैं क्या? नहीं हुए हैं। संतुष्टि कहीं और है। रोटी और कपड़े मकान पे अकेले ही नहीं है। रोटी और कपड़े संतुष्टि हमारा बराबर का सम्मान होना चाहिए। ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बराबर सबको हक मिलना चाहिए। यह है, ये रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर है। ये एक मानसिक स्थिति है। इस मानसिक स्थिति को समझना होगा कि हम चाहते क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं और हमें क्या देना चाहिए। इसी तरीके से विचार करके हमारे जितने भी विभिन्न दलों के जितने भी नेतृत्व हैं उनको विचार करना चाहिए। आप मुद्दों पे, समस्याओं पे लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। राजनीतिक दलों को कहने के लिए तो कोई भी सोच के हैं, मगर क्या उस सोच पे चल रहे हैं? विभिन्न विचारधाराओं पे गठित हुई पार्टियां क्या उन विचारधाराओं के प्रति आज भी उतनी ही समर्पित हैं क्या? नहीं है। नाम के हो गए हैं मगर काम बिल्कुल उससे उल्टे हैं। किसी भी तरीके से सत्ता, कोई विचारधारा पे नहीं चलते हैं, सब कुछ। आज सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी देश में या प्रदेश में एक मुहिम चला करके कार्य किया गया कि जितने भी विरोधी दलों के नेता हैं, छोटे बड़े, सबको पार्टी में शामिल कर लिया जाए। कितने भी भ्रष्ट हों, कितने भी व्यभिचारी हों, कितने भी, सबको शामिल कर लिया गया। अब आप जरा सोच करके बताइए, आम जनमानस में क्या संदेश गया? दूसरे दलों को नेतृत्व विहीन करके किसी भी तरीके से सत्ता में आ जाना और उसमें कितने भी दुराचारी, भ्रष्टाचारियों को शामिल कर लेना, ये कौन सा नैतिक कार्य था? बहुत गलत हुआ। अब वो लोग जो सही गलत पे अपनी एक राय रखते हैं,
वो अपनी अभिव्यक्ति भी नहीं करते हैं, मूक हो गए हैं, शांत हो गए हैं। क्या करें, उदासीन हो गए हैं। बहुत बड़ा वर्ग इसके प्रति उदासीन हो गया। सिर्फ एक ही चीज़ है, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। इससे नहीं चलेगा। ये प्रजातंत्र है। जितनी गरिमा हमारी है उतनी ही गरिमा किसी और की है। जितनी गरिमा हमारे प्रधानमंत्री की है, मुख्यमंत्री की है, या किसी भी नेतृत्व की है, किसी वैज्ञानिक की है, किसी भी अध्यापक की, उतनी ही गरिमा हर एक व्यक्ति की है। इनको हमको विचार करेंगे। इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि उन बेड़ियों को तोड़ दीजिए जिसके प्रति आप कायर हो चुके हैं अपनी सुरक्षाओं को लेकर के। आप सुरक्षित ही रहना चाहते हैं, मेरा जीवन ठीक से चल रहा है तो बस काफ़ी है। नहीं, काफ़ी नहीं है। जिनका जीवन बहुत सुरक्षित चल रहा है और जो इसमें सक्रिय नहीं है, सक्रियता से अपना जिम्मेदारी नहीं है, उस इस देश के लिए कोढ़ है, कैंसर है। उस देश ये लोग देश को ख़त्म करना चाहते हैं। जो आज सिर्फ और सिर्फ सुविधा भोगी हो गए हैं, वो इस देश के लिए कैंसर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी भूमिका खत्म कर दी है, नगण्य कर दी है। कहीं उन्होंने अपना उत्तरदायित्व समझ ही नहीं रखा हुआ है, क्योंकि वो सुरक्षित हो गए हैं। उनकी सुरक्षा तो हमारे देश के सैनिक अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान करके देते हैं, और उस सुरक्षित देश के अंदर हम भ्रष्टाचार करते हैं। उस बलिदान करने वाले सैनिक के हृदय से पूछिए कि वो क्या सोचता होगा कि अरे गद्दारों, अरे देशद्रोहियों, अगर मैं अपना जीवन अपनी सीमाओं पे न लगाऊं तो तुम्हारा हाल क्या होगा। आज हम स्वतंत्र और आज़ाद हैं तो देश को लूटने के लिए आज़ाद हो गए, दूसरों को हक मारने के लिए आज़ाद हो गए। किसी और को हम जिंदा नहीं रहने देंगे, सब कुछ मुझको ही चाहिए। गिने चुने सारे लोग, कुछ ही लोगों के पास अकूत और अथाह संपत्ति होगी, बस वही होंगे। ऐसा नहीं होगा। ये 140 करोड़ का देश विस्फोट की तरफ बढ़ रहा है। कैसे संभालोगे इतने बड़े देश की जनसंख्या को? किसी भी सत्ता के बलबूते की बात नहीं है। ये जनता उखाड़ फेंकेगी, विद्रोह कर देगी। एक सीमा के बाद बर्दाश्त खत्म हो जाएगा, जब उसको बेसिक मुख्य जो उसकी जीवन की जरूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पाएगा। और पूरा तभी संभव है जब भ्रष्टाचार रुके। भ्रष्टाचार रुकेगा तब हमें, हमारे सारे भाइयों को धीरे 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 समय लगते हुए उनका जीवन व्यवस्थित चलेगा। आज सारे लोगों को नौकरी चाहिए, वो भी सरकारी नौकरी चाहिए, और सरकारी पदों में पहुंचने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। कितना ज़्यादा पैसा चाहिए, कितनी सीमाओं तक, अकूत चाहिए। शब्द है नेताजी। आप जरा सोचिए, किसको कहते थे नेताजी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके आगे लगता था नेताजी। आज के क्या नेताजी हैं? किसी भी गली चौराहे से कोई चोर उचक्का खड़ा हो जाता है, प्रधान बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। वो जात के आधार पे दुनिया भर के हथकंडे अपनाता है, वोट खरीदता है, शराब बेचता है, किसी भी तरीके से जो हमारी जो चेतना विहीन जनमानस है उसको प्रभावित करता है, और किसी न किसी तरह से कोई पद हासिल करता है, और पद हासिल करने के बाद वो फिर उसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। हमें जमीनी स्तर तक भी आज सुभाष चंद्र बोस, इस तरह के नेता की जरूरत है। जमीनी स्तर पे भी, गांव स्तर पे भी इसकी ज़्यादा जरूरत है। इस प्रजातंत्र को विकेंद्रीकरण करने के लिए हमारे यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था आई। धन्यवाद कहूँगा मैं राजीव गांधी जी का। ये बात भी लोगों को बुरी लगेगी। लोग अच्छा नहीं देखना चाहते कि किसने क्या अच्छा किया, क्या कुछ कम किया। देश को तकनीकी साइंस की तरफ मोड़ने का कितना बड़ा योगदान राजीव गांधी जी ने किया, बहुत बड़ा योगदान किया। देश उसके आगे चला। इसलिए पहले के भी लोगों ने, सरकारों ने
जो उनके अच्छे कार्य हैं वो अच्छे कार्य इस राष्ट्र के लिए ही है, देश के लिए ही है। इसी तरह वर्तमान में भी भले अपनी अपनी सोच होगी, नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी अपने राष्ट्र के लिए विभिन्न तरीके के कार्य किए। इसी तरह अलग अलग नेतृत्व ने देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, मगर अब किसी भी तरीके से सत्ता पाने के लिए हम जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जहर घोल के किसी भी तरीके से चाहते हैं। और जो एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी है वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके अपने वर्ग को समझाता है। इतिहास से ऐसे उदाहरण ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं जिससे उनके जनमानस को लगे कि अरे ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अरे भाई, जब 1947 से देश आज़ाद हो गया, देश संविधान से चल रहा है, तो आप अब जाकर के हजारों वर्ष के गड़े हुए मुर्द उखाड़ उखाड़ करके ये क्या कह रहे हो? क्या देश को देना चाह रहे हो? अब संविधान से नहीं चलता है। उदाहरण उसके देते हैं, फिर बाद में संविधान पे आ जाते हैं। उदाहरण हजारों वर्ष पुराने निकाल के लाते हैं, उनसे उनके जहर घोलते हैं, और जहर घोलने के बाद फिर कहते हैं संविधान संविधान संविधान। अरे तुम लोग समझदार लोग सोशल मीडिया और विभिन्न तरीके के चैनलों में बैठ करके संविधान को ही मान लो भाई। तो संविधान को लेकर के सिर्फ आगे बढ़ो। अब गड़े मुर्दे उखाड़ करके उनमें जहर घोल घोल करके ऐसे क्या संविधान को मानेगा कोई? संविधान को दफन करने का काम स्वयं कर रहे हो और संविधान की बात करते हो। जिससे संविधान मानेगा कोई? नहीं मानेगा। किसी वर्ग विशेष, समुदाय विशेष को गाली देने से काम नहीं चलने वाला है। इससे सब ध्रुवीकरण ही होगा, और ये ध्रुवीकरण वर्ग संघर्ष और हिंसा का रूप लेगा। इसलिए जिम्मेदार बुद्धिजीवियों, अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने घटिया स्वार्थ के लिए राष्ट्र को मत तोड़ो, लोगों को मत तोड़ो, जहर मत घोलो। किसी भी तरीके से सत्ता में हासिल करने के लिए सत्य बोलो, नहीं तो उसी आग में तुम भी जलोगे, निश्चित जलोगे। आने वाली पीढ़ियां जलेंगी। ये आग मत लगाओ। ये देश के लिए घातक है, राष्ट्र के लिए घातक है। कितने लोगों ने इस राष्ट्र देश के लिए बलिदान दिया है, कल्पना नहीं कर सकते। आजादी के बाद ज्यादातर लोगों ने जन्म लिए। कल्पना करिए कि कितने कितने सैकड़ों वर्षों, कितनी घोर यातनाओं के बाद देश आजाद हुआ। कितने कितने उन्होंने संकल्पों और कितनी यातनाएं और कितने कितने कष्ट सहे, तब देश आजाद हुआ। आज आजाद देश की खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं तो हमें कुछ और सूझ रहा है। आज हम स्वतंत्र हैं, उस परतंत्रता का आभास नहीं है। इसलिए हमारे अलग अलग, हमारे पूर्वजों के बलिदान का हमें कोई एहसास नहीं। अगर आपको उदाहरण देने ही है तो लाओ हमारे उन पुरखों के, पूर्वजों के बलिदान की बातें हमारे युवाओं को बताओ कि हम कैसे एक हुए, हम कैसे आज़ाद हुए, किसने कितना ज़्यादा प्रताड़ना उत्पीड़न बर्दाश्त किया। एक करो तब लोग तोड़ो भी। हम ऐसे उदाहरण देते हैं, कोई जिस समुदाय का है उसी समुदाय के जात में खड़ा हो जाता है। क्यों? अरे भाई, जब तुम जातिवाद का विरोध करते हो तो फिर जात को ही क्यों आधार बनाते हो? जाति तोड़ोगे भी और जात का आधार भी बनाओगे, कैसे जाति टूटेगी? जिसको तोड़ना है वही हमारा आधार है। ये रहेगी कि टूटेगी? उन बुद्धिजीवियों को, बड़े बड़े तथाकथित प्रोफेसर्स जो आकर के डींगे मारने लगते हैं, अरे डींगे मारने वालों, दोहरे चरित्र वालों, दोगले, ये समझो अपने आप को कि तुम्हारा दोगलापन सबको नजर आता है, सबको स्पष्ट है। सारे लोग मूर्ख नहीं हैं, सबको पता है कि क्या कर रहे हो। इतिहास को तोड़ मरोड़ करके क्या क्या रूप प्रदर्शित कर रहे हो। कुछ भी इतिहास हो, ये मान के चलते कुछ भी इतिहास हो, भूला नहीं जा सकता है। फिर भी हम कहते हैं कि 1947 हमारा नया देश चालू हुआ। जिस दिन से हमको ये संविधान लिया, उसने संविधान ने एक नया जीवन, एक नए जीवन के लिए एक आदर्श तरीके का जीवन की एक रूपरेखा रखी।
उसको मान के चले। अब बात यहीं से चालू रखो। कड़े मुर्दे उखाड़ते हो, फिर कहते हो जाति 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 जाति। आज देखो हर जात के अपने महापुरुष देवी देवता हैं, अलग अलग हैं। अब वो देवी देवताओं को भी लड़ा रहे हैं। हर जात का एक देवता है, वो दूसरी जात से लड़ेगा। ढूंढ लिए उन्होंने इतिहास से, अपने अपने मना लेते हैं। बस सबके अपने अपने आदर्श हो गए हैं, अलग अलग आदर्श हैं। ये कैसे हैं भाई? अब जब हम सब एक हैं, एक राष्ट्र है, गाली देने का काम बंद करो, जहर घोलने का काम बंद करो। नहीं कोई ना कोई उठेगा इस देश से, राष्ट्र से। कहीं ऐसा ना हो कि गाली देने वालों के लिए भी जुबान बंद हो जाए। राष्ट्र के लिए जो तोड़ने का काम करेंगे, कोई सिरफरा आएगा तुम्हारी जबान बंद कर देगा। ऐसे लोगों की जबान बंद होनी चाहिए, बंद करना पड़ेगा। जिसके अंदर ये आग है कि जो देशद्रोही गद्दार हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए। इनको खुलेआम विरोध होना चाहिए ताकि ये देश को तोड़ने का काम ना करें। शासन प्रशासन जिस समय सख्ती करता है तो आप देखिए क्या शांति हो जाती है। आपने यहां पर खुलेआम गुंडा राज देखा है, चरम सीमा का गुंडा राज। आज क्या है, कहां गया गुंडा राज? कहीं कोई चूं बोलता है? क्यों नहीं चूं बोलता है? तो आप शांति से रहना चाहते हो कि गुंडा राज में जीना चाहते हो? गुंडों की सरकार होनी चाहिए जहां पर किसी की कोई नहीं सुनता, बस एक जाति 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 की वही सरकार होती है, वही होते हैं, वही गुंडीगर्दी होती है। बड़ी मुश्किल से शांति व्यवस्था कायम हुई है। कोई भी हो, किसी भी दल का हो, उसका पहला ही नैतिक कर्तव्य है कि अगर उस देश प्रदेश के लोगों ने उनको सरकार बनाने का अवसर दिया है, शांति व्यवस्था होना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। मगर जब भेद के आधार पर शासन व्यवस्था चलती है तो लोग विद्रोह करेंगे, विद्रोह का रूप लेंगे। क्योंकि लोगों को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अन्याय दिखता है उनको। जब अन्याय दिखेगा तो विद्रोह ही करेगा। इसीलिए न्यायपरक व्यवस्था हमें संविधान हमारा देता है। हम अपने संविधान में लगातार उसकी कमियां भी दूर करते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो हो गया, अब एक हवा चल गई, संविधान खत्म, संविधान खत्म, संविधान खत्म। लोगों के जनमानस को क्या करते हैं? कौन संविधान खत्म कर देगा? मगर एक हवा बना दी, संविधान खत्म, संविधान खत्म। ना पहले भी कोई खत्म कर पाया है, ना अभी भी कोई खत्म कर रहा है, ना कर पाएगा। मगर क्या संविधान में परिवर्तन नहीं किए गए? कितने परिवर्तन हुए और कितने करते रहे। अब आप चुपचाप हो। इस तरह की एक व्यवस्था बन गई, फिर आपको व्यवस्था बनी हो बनती रही, उसको माना नहीं गया। इस तरह के कई रूप हैं जिनकी हम फिर कभी और भी चर्चा करेंगे। आज के विषय में तो मैं सिर्फ इतनी बात है कहना चाहता था कि हमारे इस देश के लिए बहुत से लोगों ने, सब लोगों ने, किसी भी राजनीतिक दल के हों, उन्होंने इसी देश में रहकर इसी देश के लिए अपना सर्वस्व दिया है, अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। हम उनको ध्यान में रखें, हम उनके बलिदान को निम्न ना करें, उनको अपमानित ना करें, गाली गलौज ना करें। अपनी सोच के हिसाब से उन्होंने इस देश के लिए सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। और अभी भी जो लोग हैं जो इस राष्ट्र और देश के प्रति निष्ठावान हैं, वो ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी रखता हूं। ये जरूरी नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सारी चीजें मुझे स्वीकार हैं, मगर मैं इस पर सवाल नहीं उठा सकता हूं कि वो एक बहुत बड़े देशभक्त और राष्ट्रभक्त नहीं है। वो हैं देशभक्त, राष्ट्रभक्त हैं। आप निरपेक्ष रूप से देखिए कि आज आपको अंदर एक आशा जन्म लिया है, देश गौरव की तरफ बढ़ा है, आपके अंदर एक
शक्ति का, आत्मबल का संचार हुआ है। आपको विभिन्न तरह की होने वाली समस्याओं से लड़ने का एक साहस आया है। किसी भी तरह हो, आपके अंदर एक आशा ने जन्म लिया है कि और बेहतर हो सकता है। आपके अंदर एक विभिन्न जितनी हमारे अंदर की समस्याएं, उनसे लड़ने के लिए एक मजबूती आई है। फिर भी अभी धन का आर्थिक विषमता बहुत बढ़ रही है। ये आर्थिक विषमता इस देश के लिए घातक है। ये थोड़े थोड़े टुकड़ों से काम नहीं चलेगा, इससे समाधान नहीं होगा। विस्फोट ही होगा। स्थितियां विस्फोटक हो रही हैं। इसलिए आर्थिक विषमता इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी अब बहुत बड़ी समस्या का रूप ले रही है। इसको गहराई से चिंतन करके हमें इस तरह की नीतियों पर विचार करना होगा कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उसको लेके आएं और समाधान दूरगामी हो। मरहम तुरंत कॉस्मेटिक नहीं होना चाहिए कि आंसू पोंछ दिए, नहीं, ऐसे समाधान आए कि आंसू आए ही ना। आंसू पोंछने से काम नहीं चलेगा। पोंछ दिया ठीक है, वो भी आंसू पोंछ दीजिए जब आंसू आए हैं, मगर अब ऐसा प्रयास करो कि आंसू ना आए, समस्या का मूल समाधान हो। उस चीज के लिए हमारा जो पढ़ा लिखा समझदार समाज है वो अपने सोच समझ के हिसाब से इस राष्ट्र के लिए खड़ा हो, आगे आए। सुविधा भोगी समाज इससे अलग होकर के आए। आज देखिए 50%, 60% वोटिंग होती है। भाई 40% लोग वोट क्यों नहीं करते हैं? वो क्या इस देश के नहीं हैं, किसी दूसरे देश के हैं? वो अपना मत व्यक्त नहीं करते हैं। ये कौन सी चीज़ है भाई? क्यों नहीं वोट करते हो? ये देश के प्रति गद्दारी नहीं है, गद्दारी है। अगर आपको किसी को वोट नहीं देना है तो है ना उस पर नोटा, जाओ नोटा को दबाओ, मगर वोट करो, तब तो पता चलेगा। नहीं, वोट नहीं करते हैं। चाहिए सब कुछ, हर योजना का लाभ सभी को चाहिए, मगर मैं अपनी सहभागिता नहीं करूँगा, वोट नहीं करूँगा, गाली दूंगा देश को, नेताओं को, सब कुछ करूँगा, वोट नहीं करूँगा। कौन नहीं करता? वो सुविधा भोगी है जो घर से नहीं निकलता है, आराम करता है, देश के लिए सबसे अच्छा देश चाहता है, सब कुछ चाहता है, मगर वो नहीं निकलता है। क्यों? उसको जीवन की सुविधाएं प्राप्त हैं, इसलिए उसको इसकी इतनी चिंता नहीं है। उसकी बातों की चिंता है, बातें करता है, यही करता है, मगर वोट नहीं करता है। उसको मालूम होना चाहिए एक वोट की ताकत क्या है। एक वोट इतिहास बना देगा, एक वोट इतिहास बदल देगा, एक वोट की ताकत देश बदल देगी। ये उसे मालूम होना चाहिए कि एक वोट की ताकत देश बदल देगी। जैसा देश बनाना चाहते हो वो देश बनेगा। इसलिए मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक वोट करें। जिस किसी भी दल या सोच से आप संबंध रखते हो या प्रभावित हो, आप वैसा करें, मगर वोट करें, अपना मत व्यक्त करें। वोट देने की स्वतंत्रता की गई है, मगर मैं तो चाहूंगा कि वोट करने की बाध्यता होनी चाहिए। जो वोट ना करे, यानी जो देश के सरकार को देश बनाने में जिसका रोल नहीं है, तो उसका देश से मिलने वाली सुविधाओं में क्या हक हो? कोई हक नहीं होना चाहिए। ये बनाना चाहिए, ये भी एक कानून होना चाहिए। अगर आपको स्वतंत्रता दी गई है तो आप उसका भोग करोगे, मगर वोट नहीं करोगे। अरे तो आपका क्या हक है? कोई हक नहीं है। जब आप उसमें किसी तरह के सहभागी नहीं हो तो आपका हक भी नहीं होना चाहिए। तो वोट न देने वालों की इसके लिए भी बाध्यता करनी पड़ेगी। और अगर ये बाध्यता करनी पड़ी तो फिर क्या है? हम तो स्वतंत्र थे ही नहीं, हमने स्वतंत्रता से वोट ही नहीं किया, मजबूरी में वोट देने जाएंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? इसलिए मैं पुनः अपने उन भाइयों और उन दोस्तों से मैं ये अपील करता हूं कि जिसके हृदय में छोटी सी भी चिंगारी है वो उठ खड़ा हो,
इस देश के लिए खड़ा हो और वो तय करे कि मैं गद्दार, देशद्रोही, भ्रष्टाचारियों को नहीं रहने दूंगा, उनको नहीं पनपने दूंगा। अगर आपको कहीं भी ये हल्का सा भी ध्यान आता है कि मेरा बेटा, मेरा भाई देश की सीमाओं पे जाकर के अपना बलिदान करता है, देश के अंदर ऐसे लोगों को चुनकर तुम्हारा जीवन का धिक्कार है, धिक्कार है इस जीवन का, तुम्हारी कायरता का, कि ऐसे लोगों को चयन करते हैं। क्या राजनीति 100% ईमानदारी से नहीं हो सकती है? हो सकती है। जिस दिन आप पूर्ण रूप से सहभागी हो जाएंगे तो किसको पैसे की जरूरत होगी, किसको इस तंत्र की जरूरत होगी, किसको इस विस्तार की जरूरत होगी? आपकी चेतना काम करेगी, जागा हुआ समाज स्वयं ही काम करेगा और 100% ईमानदारी से राजनीति भी की जा सकती है। राजनीति का मतलब सेवा करना है। कितना बड़ा कोई निर्णय लेता है कि जब वो ये निर्णय लेता है कि मुझको अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए सेवा करनी, वो अपना पूरा जीवन देता है। अब तो उल्टा हो गया है, वो अपना जीवन बनाना चाहता है। वो कहता मुझे वोट दो, मुझको जिला पंचायत सदस्य बना दो, मुझको प्रधान बना दो, मुझको विधायक बना दो। वो जाता अपने लिए वोट मांगता है, मुझको वोट दो, मुझको वोट दो। क्यों भाई? किस लिए? उसको अपना बनना है, उसको उठना है, अपनी महत्वाकांक्षा उसको पूरी करनी है। ये है, ये लोगों से करता है। फिर वो अपने जात के नाम पे वोट मांगता है। अगर उसी जात के दो खड़े हो गए हैं तो वो फिर उनमें अलग करता है, वो छोटा और बड़ा करता है। ये तो उस जात का है, ये तो उसका है। वो धर्म पे मांगेगा, है ना। सगे भाई भाई लड़ने लगते हैं तो वो फिर कहते हैं कि ये सही है, वो बुरा है। अरे भाई, ये पाखंड आप सबको पता है, सब कुछ आप लोग जानते हो। इस पाखंड को क्यों नहीं नकारते हो? इसको नकारने की आपके अंदर ताकत होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। विरोध करो इस चीज का, कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो। नहीं तुम देशद्रोही और गद्दार हो। अगर ये नहीं करते हो तो देशद्रोही, गद्दार हो। ये है असली गद्दार, ये है असली भ्रष्टाचारी। जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, ये भ्रष्टाचारी। सिर्फ लूट घसोट करने वाले भ्रष्टाचारी नहीं है। जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो कुछ भी नहीं करते हैं, जो वोट भी नहीं डालते हैं, ये हैं भ्रष्टाचारी, ये हैं देशद्रोही, गद्दार। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मैंने जो कुछ भी, जो मैं सोचता हूं, महसूस करता हूं, वो मैंने कहने का प्रयास किया है। कुछ चीज़ें किसी को अच्छी लगी होंगी, कुछ चीज़ें किसी को बुरी लगी होंगी। इससे भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि हम सब शांति से, समृद्धि से, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के लिए संकल्पित हों और उसमें जहाँ जो कुछ भी किसी के प्रति भी जो बुरा लगता है उसको हम कहें। हम हर जगह यस 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 यस। अरे गुलाम मानसिकता के लोग गुलाम बन गए हो। यस यस यस, हर चीज में यस। अरे भाई, कुछ तो विवेक होगा। जो सही गलत हो रहा है तो सही गलत को बोलो, कहो, मुखर हो, प्रखर हो, तब तो सुधार होगा। इसीलिए श्रेष्ठ राष्ट्र, अखंड भारत और हमारे सभी भाइयों के लिए हमें एक होकर के काम करना होगा, बिना किसी भेदभाव, ऊंच नीच के, और समानता के लिए लड़ना होगा, समानता के लिए संघर्ष करना होगा। ये बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए हम सब लोग चाहे चाटकारता से राजनीति नहीं होगी। नेता नहीं होते, चाटकार होते हैं, चमचे। चमचे नेता नहीं होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, याद रखो, उनकी कुर्बानियों के, उनके बलिदान को याद करो। तुम्हारा कहीं भी अगर हल्का सा भी किसी भी कोने में जमीर जिंदा है तो उस जमीन को, उस जमीर को, उस ईमान को इतना बड़ा कर दो कि तुम्हारे जमीर और इंसानियत, तुम्हारे ईमानदारी के सामने जितने चापलूस है, दुदकार हैं, वो हवा की तरह फुर उड़ जाएं, दूर भग जाएं, हट जाएं। शायद मेरी बात लंबी हो गई होगी, आपको सुनना भी अच्छा ना लग रहा होगा, आप बोर हो रहे होंगे, क्योंकि आप सोशल मीडिया में चटकारे पसंद करते हो, मज़े पसंद करते हो, है ना। आप समझते हो कि उस पर आप क्या देखते हो, यही देखते हो ना। ये एक समय आएगा जो हमारी आ ही गया है। आप जरा विचार करके देखो कि आपके घर के बच्चे बेटे
कैसा बर्ताव करते हैं आपके प्रति। आप बिस्तर पर लेटे रहो कि पानी देने नहीं आएगा कोई, वो अपने मोबाइल में चिटकारे ले रहा है। किसी काम के लिए भेज के देखो, किसी बात की करके देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि उस मोबाइल पे क्या संस्कार दे रहे हो। इसीलिए भाई उनको बताओ देश के बलिदानियों के बारे में। ये देश ऐसे नहीं स्वतंत्र हुआ है इतने, और स्वतंत्रता किस तरह की, नए भारत के निर्माण के लिए, नया भारत जो सबका भारत है, श्रेष्ठ भारत है। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म नहीं करता हूं, और अभी आऊंगा आगे, आपके साथ सहभागी रहूंगा। आप भी उठ के कोई आओ, देश के कोने कोने से आओ, और ये तय करो नहीं, विरोध विद्रोह होगा। देशद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इस देश का नागरिक हूं, ये देश मेरा भी है। जहां भी हूं, जिस स्थिति में भी हूं, मैं अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। कोई आएगा तब भी, नहीं आएगा तब भी करूंगा। अकेला भी चलना पड़ेगा तो चलूंगा, मगर मैं अपने देश की सीमाओं पे खड़े होने वाले मेरे अपने भाइयों के बलिदान को जाया नहीं होने दूंगा। जो आज भी बलिदान दे रहे हैं उनको जाया नहीं होने दूंगा। देश का जो मेरा जवान है, मेरा भाई है, वो सीमा पर जो प्रहरी है, उसके मान सम्मान की मर्यादा रखूंगा। मैं इसीलिए बार बार नरेंद्र भाई मोदी जी का अपने हृदय से सम्मान करते करता हूँ कि मैं जब भी देखता हूँ कि उन्होंने सीमा पे जा कर के मेरे सैनिक भाइयों का गौरव इतना बढ़ाया, तब मेरा ये सीना उनका 56 इंच का है, उससे भी कई गुना मेरा चौड़ा हो जाता है। मैं अपने देश के उन सीमाओं पे खड़े हुए सैनिक भाइयों, प्रहरियों को नमन करता हूँ, और इस देश के अन्नदाता किसान को भी नमन करता हूँ। और मैं ये बात इस तरह से कहता हूँ कि जय जवान जय किसान, ये दोनों इसके आज हमारे, अभी भी हमारे देश के केंद्र में हैं, जवान और किसान। फिर अगली बात अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।